बस मोबाइल रख लो अंदर, अब पढ़ाई शुरू करो, लेट हो गया फिर भी। देखो कहाँ तक पढ़ा थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे ना, ये बीमारी जो पढ़ रहे थे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़े थे ना, इसको पढ़े थे तुम लोग। इसका जो क्वेश्चन करवाए थे कर पाओगे ना इसको, जब आएगा तो परसेंटेज निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, वो सब कर पाओगे ना। अब देखो अगली जो बीमारी आएगी, सिकल सेल एनीमिया बंद नहीं बताए थे ना अभी, ठीक है। हाँ यहां से देखो ये अगली बीमारी क्या आएगी, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो इसके पहले जो दोनों बीमारी थी वो सेक्स लिंक्ड थी, और सेक्स में कौन, एक्स लिंक्ड, मतलब वो एक्स पे पाई जाने वाली बीमारी थी। और देखो ये वाली क्या होगी, ये होगी ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, ठीक है। जैसे उस दिन जब बता रहे थे क्रोमोसोम को समझाए थे ना, क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोसोमल टाइप का और एक सेक्स लिंक क्रोमोसोम। तो अब ये जो बीमारी देखने को मिलेगी ये सेक्स लिंक नहीं होगी, ये होगी ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल में कैसे होगी, ये रिसेसिव टाइप का, बस समझे। जैसे वो क्या था, वो सेक्स लिंक रिसेसिव, और कौन सा एक्स लिंक रिसेसिव, और ये क्या होगा ऑटोसोम। अब ऑटोसोम कितने होते हैं क्रोमोसोम, 40 होते हैं, 44, 22 पेयर, चाहे बोलो चाहे कहो 44 होते हैं, तो ये होते हैं डी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ क्या लिखा, पार्टनर्स आर द कैरियर्स, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन और फॉर अ जीन। देखो जैसे उसमें क्या था कि उसमें अगर एक कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा तो वो किस में देखने को मिल रहा था, फीमेल में, क्योंकि एक्स लिंक था तो फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन था। तो अगर एक पे आएगा हेट्रोजाइगस, दोनों पे आएगा तो होमोजाइगस, और मेल में कंडीशन देखने को नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये ऑटोसोमल है, तो इसमें दोनों पार्टनर्स जो होंगे क्या होंगे, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी बीमारी होगी। अब यहाँ पे देखो ये जो डिजीज काज होती है, इसको जो कंट्रोल करता है उसमें एक एलील, मतलब क्या, जीन, जिसको HBA कैपिटल A और एक HBS है ना, ये है। और अगर अब देखो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगा तो ये HBAA दोनों कैपिटल A रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट कहलाएगा। इसे बात होना रहा होगा। अगर एक ये होएगा और एक ये होएगा तो क्या कहेगा, वो हेट्रोजाइगस। इसे ये कंडीशन देखो, ये क्या है, इसमें एक ये है एक एस है, तो क्या कहलाएगा, ये हेट्रोजाइगस है ना। अच्छा देखो अगर एक ये दोनों ये है मान लो होमोजाइगस, और अगर ये होगा हेट्रोजाइगस तो वही कैरियर बनेगा, है ना। क्या होमोजाइगस कैरियर बनेगा, नहीं बनेगा। दोनों में से किसी एक में होगा, एक में नहीं होगा, तो वो आगे जाके दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो कैरियर बन सकता है ना। तो सिकल सेल ये होगा। अब देखो यहाँ पे अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो उसको HBS बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेटिंग है, और ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस है, जो कि क्या होगा, कैरियर होगा। बस समझ गए ना। अगर कैपिटल A दोनों है तो क्या कहलाएगा, ये मतलब डोमिनेटिंग से फेज में। अगर ये कैरियर तो HBA और HBS कहलाएगा, और अगर रिसेसिव है तो क्या कहलाएगा, HBS और HBS। बात समझ गए, ये कहलाएगा। अब देखो आगे इसमें इसका जो वो होता है, इसमें ये क्या करता है इसको समझना, समझना मतलब किस वजह से जो सिकल सेल एनीमिया है वो देखने को मिलता है। जैसा कि हम बताए थे तुम लोगों को क्लास, उस पिछली क्लास में, कि जो आरबीसी का साइज होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जो नेचुरल साइज है कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये ऐसे सिकल लाइक, सिकल मतलब हंसिया, ये कुछ ऐसा, या इसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं, है ना। एक्चुअली सिकल का मतलब होता है हंसिया, इसी तो बीमारी बनी है ये सिकल सेल एनीमिया। तो देखो अगर जो आरबीसी होती है उसका साइज ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाएगा, तो इससे क्या देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर ये साइज ओवल होता तो इसमें, क्योंकि आरबीसी ना ऑक्सीजन को कैरी करता है, बस समझ रहे हो ना। जैसे कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। जैसे मान लो कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन है, मतलब ये आरबीसी है। अब इसमें ऐसे ऐसे हीमोग्लोबिन भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो इस हीमोग्लोबिन में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन कैरिंग। तो मान लो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बस समझ रहे हो। अगर मान लो कि इसका साइज ऐसे ना हो कि ये कुछ ऐसा बन जाए, तो दिखाएगा ना कि सिकुड़ गया है। अब सिकुड़ेगा तो इसका आरबीसी, इसमें आरबीसी भी सिकुड़ जाएगा तो कम हो जाएगी।
तो जब कम होगी तो यही आरबीसी जो 4 हीमोग्लोबिन को सॉरी मतलब ये वैसे जो मान लो 16, 15, 18 जितना भी कर रही थी वो उतना ये कैरी नहीं कर पाएगी। तो मतलब अगर एक आरबीसी में मान लो 16 ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, तो अगर ये सिकिल सेल हो जाएगा तो एक आरबीसी में केवल 4 या 8 ही कैरी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। बस समझ हो ना। अब वो कम कैसे, से मान लो कि हम लोग जब सांस जो नॉर्मली लेते हैं तो उस नॉर्मली सांस लेने में जितना ऑक्सीजन बॉडी को मिलना चाहिए उतना पर्याप्त मिलता है। अगर उतना नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है। अब देखो, अब ये किस वजह से होता है इसको थोड़ा समझना है। देखो ये जो इफेक्ट होता है ये काज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, GLU बोलेंगे, बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक बीटा ग्लोबिन की चेन होती है जिसकी वजह से जो ये आरबीसी में ये कंटेंट बनता है उसके लिए उसी बीटा क्या बोलते हैं ग्लोबिन चेन से बना करता है। और यहाँ पे जो तुमको लोग दिखाई दे रहा है ना, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ये सब एमिनो एसिड हैं। इसको हम लोग अगले जब अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो उसमें ये पूरे एमिनो एसिड के पूरे बारे में समझाया कि एमिनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाता है तो वो कैसे उसका कोड होगा तो आगे जाके वो प्रोटीन बनाएगा। अगर इसे मान लो कि यहाँ देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि ये वैलिन है, ये हिस्टीन है, ये ल्यूसिन है, ये ऐसे पूरा इस तरह से अगर पैटर्न होगा तो वो जो बनेगा वो बीटा ग्लोबिन चेन कहलाएगा और यही आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। बस समझे। अगर मान लो कि इसका जो है इसके स्थान पे यहां से कुछ निकल कोई दूसरा आ जाए, अगर मान लो इसे हम कहेंगे मान लो यहां से कुछ बात निकले और इसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये म्यूटेट हो गया। अगर जब म्यूटेशन हो जाएगा इसमें तो जो साइज ये बनना चाहिए वो ना बन के ये बनने लग जाएगा। जब ये बनेगा तो उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, अब वो इसको याद ये करना है कि ये किसमें, जो ग्लूटामिक एसिड है अर्थात GLU, ये वाला देखो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये वाला रियल है, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके स्थान पे ये आ जाता है, क्या आता है, वैलिन। तो जिस नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए उस नंबर पे वो ना होकर क्या ऐड हो जाता है, वैलिन। अब जब वैलिन होगा, देखो ये था नेचुरल, ये हो गया मॉडिफाइड, अर्थात इसको क्या बोलता है, ये म्यूटेट हो गया। बस समझ रहे हो ना, ये मॉडिफाइड क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। अब जो ये बनाता था वो चीज ये नहीं बनेगा। बस समझ गए ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिकिल सेल एनीमिया हो जाएगा। अब यहां पे तुम लोग को ये GTC, CAC, GUG ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, इसको जेनेटिक कोड बोलते हैं। क्योंकि देखो जो जीन होता है सबका अलग अलग, वो सबके जीन का अपना अपना एक कोड होता है। जैसे बताया था ना कि मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ एक जीन है, एक यहाँ जीन है, एक यहाँ जीन है, एक यहाँ जीन है। तो इस जीन का अपना अपना एक अलग अलग कोड होता है। जैसे ये है GTG, CAC और GUG, ये सब अपना अपना अलग अलग कोड है। तो ये वाला जेनेटिक कोड कौन सी प्रोटीन बनाएगा वो पहले से डिसाइड होता है। जैसे मान लो ये देखो GUG है, तो अगर कहीं GUG होगा तो वो क्या बनाएगा, वैलिन बनाएगा। बस समझिए ना। अगर यहाँ पे वो क्या है, GAG, क्या बनाएगा, ये ग्लूटामिक एसिड बताएगा। तो देखो यहाँ पे GAG ना होकर GUG आ गया, जिस वजह से ग्लूटामिक एसिड ना बना के वैलिन बना रहा है। अब ये क्या हो गया, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, अब वैसा प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशन। और यही म्यूटेशन में से सिकिल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। बस समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो, दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन। बस ये एकदम याद रखना है, 6वें पोजीशन पे 6 नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वैलिन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। अब जब जी होगा तो अब देखो वो लिखा है, जो जीन है कि GAG यहाँ था, इसके स्थान पे क्या हो गया, GUG, जिस वजह से ये देखने को मिलेगा। तो अब उसमें जो उसको मिलेगा उसका जो आरबीसी का शेप होगा वो सिकिल सेल हो जाएगा और कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। बात समझ गए ना। किसी भी ह्यूमन का या मतलब ह्यूमन का ही ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी एक बात पे और चेंज हो जाती है। जैसे मान लो अगर हवा का डेंसिटी कम हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो जाए, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हम लोग जब सांस लेंगे तो एक बार जो सांस लेने में अगर
ऑक्सीजन कम रहेगा तो जाना चाहिए मान लो 10, तो जाएगा कितना 5, तो हमको 5 से कम मेरा चलेगा नहीं, तो हमको उसी टाइम में 2 बार ब्रीथ करना पड़ेगा। जैसे कभी मान लो पहाड़ों पे जाओ, जो ऊपर हवाई ऊपर पहाड़ों पे, तो जैसे अगर हम ऊपर लेवल चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब उतना नहीं जाएगा तो क्या होगा, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। इसीलिए जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको जो ब्रीथिंग रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जितने हम लोग 3 बार मतलब जितने हम लोग 2 बार लेंगे उतने वो 3 बार ले लेंगे। बस समझ गए ना, ब्रीथिंग समझ रहे हो ना, जो सांस लेना होता है उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये जो उतना करेंगे। अब देखो अगली बीमारी आएगी फिनाइलकीटोन्यूरिया, है ना। अब देखो ये देखा जाए तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है ये भी क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जो ये सिकल सेल एनीमिया थी वो भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सब बात याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन डोमिनेंटी है, कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। बात समझ गए ना। तो ये सब जो हमारे सिलेबस में है। अब ये इन बॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें ये होता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो देखना इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब देखो इसमें क्या है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फेनिल एलानिन, और ये क्या लिखा है हाइड्रो, चमक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाइड्रो ऑक्सीलेज, है ना। ये हाइड्रो ऑक्सीलेज देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो जब कोई प्रोटीन बनता है तो उसके लिए एक जीन होता है। क्यों हंस रहे हो, तो जब कोई प्रोटीन बनता है उसके लिए एंजाइम जीन उसको कोड करता है। तो जिसको वो कोड कर रहा होता है वो एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है ये फेनिल एलानिन इनटू द टायरोसिन में। जो ये फेनिल एलानिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। अब जब वो देखो उसमें क्या था, उसके 6 नंबर पोजीशन का जो वो था ग्लूटामिक एसिड बैलेंस में कन्वर्ट होता। यहाँ पे जो फेनिल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। जब ये हो जाएगा उसमें होगा क्या, देखो द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक दिस एंजाइम एज ए रिजल्ट फेनिल एलानिन accumulate and the convert into the phenyl pyruvic acid and other derivatives। मतलब अगर ये कन्वर्ट हुआ तो जो इसके अंदर ये फेनिल एनालिन होता है वो कन्वर्ट होकर फेनिल पायरुविक एसिड बना देता है। एक तो फेनिल पायरुविक एसिड बनाएगा और उससे जो बनने वाले डेरिवेटिव हैं उसको बना देगा। जब वो बन जाएगा तो देखो में क्या होगा, अब ये दे एक्यूमुलेट इन द ब्रेन रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन। दिस इज आर आल्सो excreted थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। देखो जैसे अगर जो फेनिल एलानिन है, जो फेनिल एलानिन है अगर ये रहेगा तो मतलब नेचुरल रहेगा, उसको अच्छे से किडनी एब्जॉर्ब करेगी और उसको जो ब्लड में रहेगा ब्लड में डालता रहेगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लेगा। लेकिन अगर मान लो कि अब उसको किडनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो अब क्या होगा, जब किडनी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कहां पे आएगा, यूरिन में आएगा। तो ये सब क्या निकलेगा, यूरिन में। और यही जो एक्यूमुलेट हो जाता है ना ब्रेन में, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया, और जब ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ तो उससे फिर वो मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। इसे बोलते हैं कि अगर ब्रेन में कोई चोट लग जाता है तो क्लाट बन जाता है, और जब किसी को क्लाट बनता है तो फिर वो दिमाग उसका काम नहीं करता है ना। बहुत सारा जिसे बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज होके, है ना, तो बहुत सारा उसका सिस्टम काम नहीं करता। मान लो अगर ब्रेन में कुछ एक्यूमुलेट हो गया तो उसका सिस्टम काम नहीं करेगा और ये बीमारी जेनेटिकल होते हैं। तो इसमें ये चीज देखने को मिलेगा। अब देखो अगला एक बीमारी आएगा थैलेसेमिया। देखो ये भी क्या है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्या है ये, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब ये देखो ब्लड डिजीज, इट इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर, जिसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब ये भी मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन से ये भी ट्रांसफर होगा, जैसे इसके पहले वाला जो था सिकल सेल वाला हेट्रोजाइगस, ये भी होगा। अब ये क्या होगा, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ, देखो इनमें क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ द रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन, है ना, ऑफ हीमोग्लोबिन, इट फॉर्म द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इट एंड कॉज द एनीमिया। एनीमिया समझते हो तुम लोग क्या होता है, बीमारी होती है, मतलब उसमें क्या होता है,
जब एनीमिया होगा तो उसमें ब्लड की कमी महसूस होती है ना, उसमें खून की, मतलब उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो उसको बोलेंगे वो एनीमिक है ना। जब एनीमिया होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। बस समझ गए ना। आप देखो इसमें क्या होगा, एक बात सुनो ध्यान से, जो एक बीमारी थी अभी जो पढ़े सिकिल सेल एनीमिया, उसमें जो आरबीसी का साइज था वो सिकिल लाइक हो गया, हंसी की तरह हो गया। तो उसमें आरबीसी का जो नंबर था, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, कम हो गया। देखा है तो थोड़ा थोड़ा लगभग मिलता जुलता इसमें वही है, लेकिन इसमें हंसिया की तरह नहीं होगा। जो इसमें होगा उसका साइज एब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जैसे उसका साइज ऐसा होना चाहिए तो ये ऐसा ना होगा कुछ, ये कुछ और एब नॉर्मल टाइप का हो जाएगा। जब कुछ एब नॉर्मल होगा तो इसमें भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखा जाए तो जो बीमारी सिकिल सेल में हो सिम्टम देखने को मिलेगा वो बीमारी इसमें मिलेगा। बस समझ गए ना। तो अब इसमें क्या है कि इसके साइज में जो एबनॉर्मलिटी आती है वो अलग अलग टाइप से आती है। बस समझ गए ना। तो ये हो गया थैलेसेमिया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसके कुछ बारे में जो दिया गया है उसको समझना है। देखो ये जो देखो वहां पे ना जो बीटा ग्लोबुलिन चेन थी तो उसमें जो वैलिन था उसके स्थान पे ग्लूटामिक एसिड क्या था, वैलिन आया था। अब इसमें क्या उस चैन को क्वालिटी कमजोर हो गई तो उसका साइज क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। अब इसमें देखना ये दो टाइप के देखो थैलेसीमिया होती है, एक होती है अल्फा थैलेसीमिया और एक होती है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा में क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चैन इज अफेक्टेड, इज कंट्रोल्ड बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन, जैसे कि HbA1 और HbA2। जो अल्फा है उसमें दो जीन होता है, कंट्रोल करता है HbA1 और HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16। ये क्या हो गया, हाँ? प्लेन तो नहीं गिर रहा है। चलो ध्यान सुनो, देखो अल्फा थैलेसीमिया है, यहां नहीं गिरे परेशान ना हो। जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें जो इसको जो कंट्रोल करता है ग्लोबुलिन चैन को, उसको HbA1 और HbA2, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होगा, है ना। अच्छा एक बात तुम लोग ध्यान होगा, जो क्रोमोसोम नंबर 16 है मतलब 22 तक, 22 पेयर तक वो ऑटोसोम कहलाएगा ना। इसे पेयर नंबर 1 2 3 4 5 22 तक क्या कहलाएगा, ऑटोसोम। अब उसके बाद जो पेयर नंबर 23 है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर किस पे, अब ये क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है ये, तो किस में आएगा, 16 पे, है ना। ईच पेरेंट म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन कॉज द डिजीज, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। अगर ये जीन इफेक्ट होगा तो उसके अंदर जो अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और जब कम होगा तो उसकी क्वालिटी घटेगा। बस समझ ना। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बीटा थैलेसीमिया। इसका भी कंडीशन बस सेम है, बस इसमें क्या होगा कि जो बीटा ग्लोबुलिन है वो अफेक्टेड होता है, वो जो कंट्रोल होता है एक सिंगल जीन जिसको HBB बोलते हैं। अब ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें दो जीन है HbA1 और HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं, और जो बीटा थैलेसीमिया है ये एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है, और जो वो HBB है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। और ईच पेरेंट्स म्यूटेशन ऑफ द वन और द बोथ द जीन्स कॉजेज द डिजीज, है ना, ये बीमारी कॉज करता है। अब यहाँ पे देखो एक बात समझ जाओ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी एक लाइन नीचे जो कहो, देखो ये क्या, थैलेसीमिया जो होता है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स है, मतलब इसमें जो जैसे कि थैलेसीमिया जब होगा तो उसका जो क्वांटिटी है वो कम बनेगा, है ना। और जो ये अब इससे कम क्वांटिटी बने, जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। बस समझ गए ना। देखो जब थैलेसीमिया होगा तो जो ब्लड आरबीसी बनना चाहिए उतना आरबीसी नहीं बन पा रहा, लेकिन इसमें क्या कि आरबीसी उतना बन रहा है लेकिन उसका साइज ऐसा हो जा रहा है, इस वजह से इसकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। बस समझ पा रहे हो। बस इतना समझना कि ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, और जो सिकल सेल था वो क्वालिटेटिव है, मतलब इनकरेक्टली मतलब बनेगा, जो बनेगा बहुत गड़बड़ बनेगा, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। दोनों में होना प्रोडक्ट वही है। बस समझिए ना। कभी कभी तुम लोग कोई कैंप देखते हो कि यार बोलते हैं कि यार ब्लड डोनेट करो, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, तो उनका क्या है, अगर वो ऐसे ऑलरेडी उनकी कम बनी रहा है तो उनको आए दिन ब्लड की कमी होती रहती है ना, हर महीने में। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि
किसी में 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी 6 महीने में उसको ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। तो इस वजह से ये देखने को मिलता है, ये बोलते हैं ये बीमारी। अब देखो ये सारी खत्म हो गई। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो जेनेटिकल डिसऑर्डर था उसमें 2 टाइप होता है, एक क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब जो दूसरा वाला आएगा वो क्या आएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या है, जैसे मान लो ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम है, 46 है। मान लो किसी क्रोमोसोम 47 हो जाए तो ये अलग ही टाइप का इंसान दिखेगा, कुछ अलग अलग उसकी हरकत होगी, उसका शकल होगा, समझ गया ना। और अगर मान लो किसी में ये कम हो जाए तो ये भी अलग होगा। अब ये जो कम होते हैं वो 2 टाइप से कम हो सकते हैं, या तो उसका ऑटोसोम में कुछ गड़बड़ी आ जाए, कोई एक निकल जाए कहीं गायब हो जाए, या उसको कुछ पार्ट करके दूसरे में चला जाए, या जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कहीं कुछ ज्यादा बढ़ जाए। बात समझ रहे हो? नींद आ रही है क्या? किसी को नींद नहीं आ रही ना? मतलब ऐसा हमको लग रहा है किसी को नींद आ रही है। अरे मतलब ऐसे बता नहीं जाता ना किसको बोले हैं, ये प्राइवेसी वाला इशू है। किसी को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। अब जिसको नींद आ रही है थोड़ा सा ध्यान दो, नींद ना आए। देखो अब देखो जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो उसके देखो इसमें क्या होता है, दे आर कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। ये 2 टाइप होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है पॉलीप्लॉइडी। दोनों वर्ड को ध्यान रखना, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है पॉलीप्लॉइडी, या उसी को यूप्लॉइडी बोलते हैं। इन दोनों को समझाते हैं पहले। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। पहला जो आएगा एन्यूप्लॉइडी, देखो यहाँ क्या था, 2 था ना, एक क्या था एन्यूप्लॉइडी, दूसरा क्या है पॉलीप्लॉइडी। अब पहला क्या आएगा एन्यूप्लॉइडी। देखो इसमें समझता है, देखो इसमें होगा क्या, जब एन्यूप्लॉइडी होगा तो दे गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ध्यान दो, देखो जब होता है सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से बताओ? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन 2 टाइप से डिवीजन करता है ना, बताओ। हाँ, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। बताओ जब मियोसिस होगा तभी तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, और जब माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, जितना उस वाली में था उतना दूसरे वाली सेल में भी होगा ना। तो जब ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, जो क्रोमोसोम बनता है वो क्रोमोसोम कहां से बनता है, क्रोमैटिड से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड ऐसे धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवीजन होना होता है तो वो डिवाइड इकट्ठा करके क्या बना जाता है, क्रोमोसोम। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्रोमोसोम जब डिवीजन होगा तो उसको या तो अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं हो पाए, जैसे मान लो कि देखो, मान लो ये क्रोमोसोम है, इधर देखो, जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो इसको अच्छे से सेग्रीगेशन होगा। जैसे मान लो ये देखो, यहां से एक यहां बनना है, एक इस पे बन गया ढंग का, और एक पे बन गया, और एक इस पे बन गया, और एक इस पे बन गया। देखो ये 2 थे, इससे क्या बन गए 4। ये अच्छी तरीके से सेग्रीगेट हो गया है। अगर मान लो ये अच्छी तरह सेग्रीगेट ना होके, मान लो जो ये वाला बना है, जो ये वाला बना है, इधर वाला अगर छोटा रह जाता, जैसे इधर वाला जो बना अगर मान लो ये ऐसा रह जाता तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये इतना छोटा रह जाता। अगर ये ऐसा छोटा होता तो इसका मतलब ये अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हुआ है। तो अब इसमें कुछ तो कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी। तो आप देखो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, या तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखो एन्यूप्लॉइडी जो होता है उसकी 2 कैटेगरी है, एक होता है हाइपोप्लॉइडी। ये एनसीईआरटी में नहीं है पूरा इस तरह से, लेकिन हमने इसको इस तरह समझाना इसलिए चाहा क्योंकि इसको तुम समझ लोगे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को रिलेट करने में आसानी रहेगा। बस समझिए ना। देखो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी में 2 है, एक होता है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। अच्छा, हाइपर और हाइपो का मतलब तुम समझते हो? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। लोग बोलते हैं ना बहुत तुम हाइपर हो रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, जब कुछ मान लो लड़ाई झगड़ा होता है तो बोलते हैं यार बहुत हाइपर ना हो, थोड़ा रिलैक्स रहो। तो एक है हाइपोपोलैरिटी। अब हाइपर मतलब लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, अगर कोई क्रोमोसोम का निकल जाना या लॉस हो जाना, और हाइपर मतलब गेन और 1 और मोर क्रोमोसोम सब गेन हो जाना। तो अब देखो जब लॉस होगा तो उसके 3 कैटेगरी हैं, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नल्लीसोमी।
हाँ इसको नली सोमी बोलेंगे। क्या पढ़ोगे तुम लोग उसको? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम लोग उसको क्या पढ़ोगे बताओ, पढ़ दो। नलई, इसको मतलब नली सोमी ही बोलते हैं, या नुल्ली नहीं बोलेंगे इसको, समझ गए ना? ये नहीं तुम, इसके बाद नल्ली सोमी बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे टर्म का मतलब अलग अलग होता है ना, तो इसको नल्ली सोमी बोलते हैं इसको। आप देखो यहाँ पे, अब ध्यान समझो, इसमें क्या होता है, 1 और मोर क्रोमोसोम गया तो लॉस होगा। तो आप देखो मोनो मतलब क्या होता है, एक, अगर एक क्रोमोसोम निकल क्या करेगा, मोनोसोमी। अगर 2 क्रोमोसोम निकला, लेकिन देखो जब इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, तो ये ऐसे नहीं मिलेगा कि यहाँ 2n था तो एक बार ये हो गया मोनोसोमी, और अगर ये 2n था तो डबल मोनोसोमी, मतलब ऐसे 2 नहीं निकलेगा। इसमें एक बार ये, फिर एक बार ये, ऐसे मतलब इसमें 2 बार डिलीशन होगा, तो ये कहलाएगा डबल मोनोसोमी। और ये जो नल्ली सोमी है इसमें 2n-2 होगा। तो इसको देखो ध्यान रखना है, अगर देखो देखा है तो 2 इसमें भी निकला है, लेकिन एक बार पहले फिर दूसरा पहले, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों क्या है एक साथ निकला हुआ, इसको नल्ली सोमी बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऐड हुआ, जब ये ऐड होगा तो ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। अब ट्राई में क्या होगा, 2n+1 और 2n+1+1 और 2n+2, बात समझ गए ना? तो इस तरह से, लेकिन अब याद रखो ये कंफ्यूज हो जाता है, एनिप्लैटी में क्या होगा, फिर उसमें हाइपर में क्या होगा, हाइपर में क्या, ये सब बात याद रखना चाहिए। अब देखो दूसरा आएगा पॉलीपोलैरिटी, या इसको क्या बोलते हैं, यूपोलैरिटी। देखो इसमें क्या होता है, इट इज द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज। याद रखो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, क्या कर रहे हो, कुछ दूसरा काम करने में बिजी हो लग रहा है ना? हाँ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस डिवाइड हो क्या कहलाएगा, और नहीं, जब न्यूक्लियस डिवाइड क्या कहलाएगा, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो तो क्या कहलाएगा, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो तो क्या कहलाएगा तब, वाह, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो आप लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या मतलब न्यूक्लियस, सही क्या बोले हो, उसको थोड़ी बोलते हैं, गलत बोलते हो। जब एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, क्या बोलते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे यूपी बोर्ड में तो हिंदी मीडियम था, क्वेश्चन आया हुआ था तिल चट्टा किसको बोलते हैं, जो वो जो काकरोच होता है उसको हिंदी में तिल चट्टा बोलते हैं। तुम लोग जानते हो, ना जानते हो, काकरोच जानते हो, काकरोच जानते हो, काकरोच को हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन है वो तो तिलचट्टा किसको बोलते हैं। एक लड़का लिखा था ऐसा चट्टा जो तिल के खेत में पाया जाता है उसको तिलचट्टा बोल, समझ गए ना? और एक बार जानते हो क्या हुआ, एक तो कंडीशन हम लोग वो जो प्लासेंटा होता है, हम लोग जो पढ़े थे, प्लासेंटा को हिंदी में अपरा बोलते हैं, अपरा, हाँ अपरा। तो एक क्वेश्चन है अपरा क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे लिखे थे अपरा एक बीमारी है जिसके होने से स्किन की जो स्किन होता है उसकी एक लेयर निकल जाती है, समझ गए ना? जब एक होता है ना उसको अपरस बोलते हैं, तो लोग उससे रिलेट करके जैसे लिखते हैं, तो नाम के हिसाब से थोड़ी से बोला जाएगा, सबका नाम अलग अलग होता है। अब देखो पॉलीप्लाइडी, देखो उसमें क्या था, देखो ध्यान से, जब ये था तो इसमें जो क्रोमोसोम फेलियर सेग्रीगेशन क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसके जब क्रोमैटिड बनता था तो सेग्रीगेशन में फेलियर था, लेकिन इसमें क्या फेलियर होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस का फेलियर है। और ये कब होता है, टेलोफेज के बाद, है ना? सेल डिवीजन दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफ्टन सीन इन प्लांट। ये ह्यूमन बहुत कम देखने को मिलता है, ये कुछ प्लांटों में ज्यादा देखने को मिलता है पॉलीप्लाइडी, बस समझ ना? तो ये कुछ ऐसी बीमारी। अब देखो यहाँ पे अब कुछ पढ़ना जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था उसका एग्जाम्पल, जैसे अभी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर एग्जाम्पल पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया था, है ना, थैलेसीमिया था, कलर ब्लाइंडनेस था, हीमोफीलिया था, ये सब क्या था, मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल। और ये क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो देखो पहली बीमारी आएगी डाउन सिंड्रोम। एक्चुअली जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ना तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, बस समझ ना? अब पहला क्या आएगा, क्रोमोसोमल सिंड्रोम। देखो इसमें होता क्या है,
देखो इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम नंबर 21। देखो जैसे 1 पेयर 2 पेयर 3 23 तक जाएंगे, तो जो 21 नंबर का क्रोमोसोम हैगा उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब होना चाहिए 2, तो हो कितना जाएगा 3, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर वो 21 नंबर पे ट्राइसोमी हो गई तो ऐसे को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, है ना। अब देखो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या देखने मिलेगा, देखो 45A मतलब ऑटोसोम प्लस XX चाहे कह लो, मतलब देखो 45 हो गया, ऑटोसोम होना चाहिए 44, लेकिन कितना हो गया 45। अब XX ये तो मेल फीमेल कंडीशन है और ये क्या है मेल कंडीशन, ये फीमेल कंडीशन है और ये क्या है मेल कंडीशन है। अगर मेल में बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और फीमेल बढ़ेगा तो कैसे दिखेगा। नंबर कितना का टोटल 47 क्रोमोसोम तो बढ़ गया। अब क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, दे आर शॉर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे तुम लोग, क्या पढ़ोगे उसको बताओ, इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, हाँ स्टैचर्ड ना, स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड। ये जो दिखाई दे रहा है, सुनो सुनो ध्यान से, यहाँ क्लास चल रही है वहां लोग अपने में क्लास चला रहे हैं, समझो ध्यान से, नहीं समझ नहीं आएगा। देखो ये जो दिखाई दिया, सुनो ध्यान से, ये जो लिखा है वो सिम्टम है, मतलब जिसके अंदर ये बीमारी होगी उसको क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखो ये ब्रॉड फ्लैट फेस स्ट्रक्चर, मतलब ये होता है जो उसका हेड होगा वो देखने में से थोड़ा सा राउंड दिखेगा, मतलब हम लोग को थोड़ा सा दिख रहा है ना कि यार थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ह्यूमन जैसे है, वो एकदम राउंड हो जाएगा। दिखाएं, इसका इमेज शायद कहीं डला होगा, ये देखो, और क्या समझ गया ना। अब देखो ये अभी नहीं दिखाते, अभी दिखाते, अब देखो आगे देखो, अभी फरोड बिग टंग एंड द पार्शियली ओपन माउथ, इसकी जीभ थोड़ी बंद लंबी हो जाएगी और उसका मुंह हमेशा खुला कुत्तों की तरह, कुत्ते ने हाँफते रहते हैं तो उसको थोड़ा सा ओपन रहेगा, है ना। ये मेनी लूप्स ऑन द फिंगर, जो फिंगर टिप होता है उसमें, जैसे ये हम लोग में क्या होता है 2 लूप है, एक ही लूप है, ये ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे होता है। अब इसमें हो सकता है कि एक ऐसे 2 हो जाए, तो ये हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं। और ये कौन, ये ब्रॉड फ्लैट फेस चौड़ा हो जाएगा, अब फ्लैट हो जाएगा, जैसे हम लोग का फ्लैट थोड़ी है, मतलब एकदम फ्लैट दिखेगा। हाँ अभी दिखाया, पहले देख तो लो, ये हो गया। अब देखो ब्रॉड पाम विद द कैरेक्टरिस्टिक पाम द सीमियन क्रिएस। अब देखो रिटायर्ड फिजिकल और ये साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये उसके अंदर एक बीमारी होगी हार्ट डिजीज में, ये सब देखने को मिलेगा। इसका इमेज जब देख लो, ये कुछ ऐसा दिखेगा जो बच्चा होता है, देख लो इसका पाम देख लो, इसका हेड देख लो, इसका ये देखो ओपन माउथ है, ये सब सिम्टम है उसी के देखने को मिलेगा ये। और जिसके अंदर ये होगा ना वो मेंटली रिटायर्ड होगा, जिसके अंदर ये होगा वो क्या होगा, मेंटली रिटायर्ड होगा, बस समझे ना। अब देखो अगली बीमारी आएगी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल। देखो जो वो वाला था वो मेल और फीमेल दोनों में होता था, ये कहां देखने को मिलेगा, मेल में, है ना। मतलब जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो कहां देखने को मिलेगा, मेल में। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 44 ऑटोसोम है और मेल में देखो 44 प्लस एक्स वाई ये होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स एक्स्ट्रा आ गया। अब बताओ अगर एक्स एक्स्ट्रा आएगा तो एक्स किसका कैरेक्टर है, फीमेल का। अगर ऐसे मेल को देखा जाए तो उसमें फीमेल का कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, समझ गए ना। अब ये देख लो इसमें, मतलब जितने फीमेल कैरेक्टर हैं सारे उसको ज्यादा दिखेगा आप देखो देखो इसको बोलते हैं, इसको गैनेकोमैस्टिया बोलते हैं। अगर किसी भी मेल में फीमेल का कैरेक्टर दिखेगा उस बीमारी को गैनेकोमैस्टिया बोलते हैं,
बात समझ गए ना। और अगर किसी फीमेल में मेल की बीमारी दिखेगी तो उसको विरिलिज्म बोलते हैं, लिख लो चाहे उसको। अगर कोई फीमेल में, जैसे कभी फीमेल में मेल कैरेक्टर आ सकता है ना, तो उसको विरिलिज्म बोलते हैं। अगर किसी भी मेल में फीमेल कैरेक्टर क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया। अगर किसी फीमेल में विरिलिज्म बोलते हैं। देखो ये स्टेराइल होगा और मेंटली रिटायर्ड होगा, ये बात समझ गए। अब देखो अगले आते हैं, ये देखो ये उसका सिम्टम और ये उसको कुछ डायग्राम है, दिखाई दे रहा है ना। अब अगला आएगा टर्नर सिंड्रोम। देखो अब ये सब तुम क्या, हाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी, अभी बहुत कुछ जीवन में देखने को मिलेगा, काहे परेशान ऐसे ऐसे बच्चे हैं, देख लिए। चलो अब अगली आएगा टर्नर सिंड्रोम। देखो एक बात तुम लोग ध्यान देना, ये बात कौन बीमारी मेल में होगी कौन फीमेल होगी, सब बात एकदम ध्यान रहे। देखो ये क्या आएगा, टर्नर सिंड्रोम। दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल। देख रहे हो ना, इसका इसमें एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया है ना। अब देखो होना चाहिए, देखो 44 प्लस एक्स और एक्स होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, 44 प्लस एक्स और 0 गायब हो गया। अब जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल का कैरेक्टर है, अगर वही गायब हो गया तो फीमेल का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो होगा क्या, मेल कैरेक्टर दिखने लग जाएगा। और कब देखना भी ना, देखो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप 44A प्लस एक्स कम हो गया, ये 45 हो जाएगा। देखो ये भी स्टेराइल हो जाएगी। ओवरी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम, देखो अगर, हाँ बिल्कुल होगा, वही तो होगा। अगर देखो अगर कुल मिला क्या हुआ, अगर मान लो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता दोनों, तो प्रॉपर फीमेल का कैरेक्टर दिखाई देता। अगर एक कम हो गया तो फीमेल का कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब जब फीमेल कैरेक्टर कम होगा तो अब कम होना मतलब आवाज का भारी हो सकता है ना, तो क्या होगा, वो मेल कैरेक्टर को दिखाई देना गया। तो क्या होगा, पहले तो ये भी स्टेराइल होगा, वो भी स्टेराइल था। ये ओवरी आर द रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब होता है फंक्शनलेस, है ना। मतलब वो क्या होगा, उससे जो उसका फंक्शन है वो बहुत कम हो गया, नहीं हो गया, है ना। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और वो मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। क्या जाएगी, मेंटली रिटायर्ड। बात समझ गए ना। अब देखो आगे अगला बीमारी देखो, नहीं अभी एक और सिंड्रोम है, एनसीईआरटी में नहीं है, सुनो बता रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इन सबसे अगर जब कभी कभी रिलेट करता तो आ सकता है, इसलिए हम कुछ और सिंड्रोम है उसको दिखा रहे हैं। देखो एक है जैकब सिंड्रोम, देखो इसको थोड़ा पढ़ लो। बोलो ना सुपरमैन, सुपरमैन होता जो, अब हाँ देख लो, ये एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखो ये 44A प्लस एक्स वाई ये मेल में होता है, लेकिन एक वाई और आ जाना तो मेल तो ऑलरेडी था, सुपर मेल हो गया, समझ गया ना। देखो मतलब ये उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर जो जो अपना नॉर्मल से ज्यादा लंबा हो जाएगा उसको जैकब सिंड्रोम है। बात समझ रहे हो ना, उसको क्या है, जैकब सिंड्रोम। बहुत सारे कुछ एग्जांपल तुम लोग कहीं कहीं सोशल मीडिया पर देखते हो, यार ये बहुत लंबा है, उतना छत बड़ा लंबा है, कुछ एग्जांपल ऐसा सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा कुछ दिक्कत है, बहुत लंबा है वो। हाँ दिमाग तो कहाँ, दिमाग को हम बोले मतलब, हाँ तो वो इस तरह से नहीं है ना, वो मतलब उसको ये नहीं है, मतलब लंबाई अच्छी खासी है, समझ गए। हाँ नेचुरल है, लेकिन जिसको मतलब जिसको ये भी होगा वो क्या होगा, मोर टनल बॉडी, लेस इंटेलिजेंट एंड एग्रेसिव नेचर, ऐसा समझती हो। अब दूसरा आएगा एडवर्ड सिंड्रोम। बस 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 ये आएगा एडवर्ड सिंड्रोम, उसके बाद पटाउ सिंड्रोम, उसके बाद आएगा ये क्लाउडी-चैट सिंड्रोम। बस इतना है, बस समझ जाओ। बस इसको क्या तुम लोग दिमाग में बस रखे रखना,
ज्यादा क्या आएगा, ज्यादा तो जो आएगा यहाँ 3 तक था, जैका समझ गया ना। अब देखो इधर क्या है, ये एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, देखो इसमें क्या होगा, ये 44A सॉरी 45A प्लस 2H यानी 47, मतलब इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ ऑटोसोम बढ़ा है ना। ये देखो ये ट्राइसोमी इन 18th पोजीशन में, जो उसमें क्या था, डाउन में क्या था 21 नंबर पे, इसमें क्या आएगा 18वें नंबर पे क्या होता है, ट्राइसोमी जाती है। और ये रिसीडिंग चीन, मेल फॉर्म्ड ईयर्स और डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, सबका मतलब समझ। अरे जो ये है, ये ईयर पिन ना, इसका साइज अब नॉर्मल हो जाएगा, ये कुछ मतलब ऐसा दिखेगा ना कि यार दिख के लग जाएगा कि यार ये कुछ दूसरे प्रजाति का आदमी है ना, ऐसा दिख के लग जाएगा। और उसका नर्वस सिस्टम डिफेक्टिव रहेगा, ऐसे लोगों का एडवर्ड सिंड्रोम का। अब देखो आएगा ये पटाउ सिंड्रोम, इसमें देखो ये 44 ये 13वें नंबर में ऑटोसोम जो होता है उसमें बढ़ जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ईयर लिप, क्लिफ्ट प्लेट है ना, स्लोपिंग फोरहेड, डिफेक्टिव ब्रेन, आई एंड हार्ट डेवलपमेंट, ये सारा डेटा देखने को मिलेगा। इसमें बस केवल सिम्टम याद रखना है और ये नंबर याद रखना है। और दूसरा आएगा क्राई ड्यू टू चैट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये होता है उसकी आवाज बिल्ली जैसे हो जाती है, ये बिल्ली जैसे चिल्लाती है म्याऊं म्याऊं, वैसे उसका होता है उसका ये देखो इसमें होता क्या है, जो 5वां नंबर का ऑटोसोम है वो डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ 5th ऑटोसोम और इन्फेंट प्रोड्यूस वॉइस लाइक द मीविंग ऑफ कैट, इसे बिल्ली जब रोती है ना कहीं बोलती है तो उस तरह से उसकी आवाज देखने को मिलेगा, इसीलिए क्राउ डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो ये सारा सिंड्रोम जो है ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, बस समझ गए ना, समझ आ गए। अब अगले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। हाँ थैंक यू, हो गया। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, इसको एक बार तुम लोग पूरा पढ़ लेना, इसको समझ के आना, बात समझ गए ना। फिर पढ़ते हैं पेडिग्री क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।